प्राचीन समय की बात है। एक छोटा राज्य था आनंदपुरी। नाम के अनुरूप ही राज्य में सब आनंद ही आनंद था। राज्य का राज सिंहासन कुशल हाथों में था, तो राज्य में चहु ओर खुशहाली थी। राजा का नाम युगराज सिंह था। राज्य में राजा ने हर काम काज के लिए अलग संतरी नियुक्त कर रखे थे। महल में सबके लिए उत्तम व्यवस्था थी। प्रतिदिन राजा शाम के समय सभी संतरियों की बैठक लेता और उनसे विचार विमर्श करता। यदि कहीं कोई समस्या होती तो राजा पहले अपने दरबार में विमर्श करता। तत्पश्चात वह स्वयं उस स्थान पर जाकर अपनी देखरेख में समस्या समाधान करवाता। राजा की रानी स्वरूप लेखा अति सुंदर होने के साथ साथ राज कार्य में भी दक्ष थी, क्योंकि स्वरूप लेखा स्वयंवर से पहले अपने राज्य का राज कार्य भी देखती थी। स्वरूप लेखा शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। इस कारण आनंदपुरी में राजा के साथ साथ एक कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय समय समय पर रानी भी देती थी। प्रतिदिन राज दरबार में शाम के समय होने वाली बैठक में रानी राजा को उचित राय भी दिया करती थी। समस्त राज दरबारी मंत्री, संतरी और प्रजा राजा और रानी के नेतृत्व से बेहद प्रसन्न थे। सप्ताह में एक बार राजा अपने खास मंत्रियों के साथ राज्य के भ्रमण पर निकलता था। प्रातःकाल राजा की सवारी शुरू होती, शाम तक वो प्रजा से मिलते, उनके सुख दुख और राज्य की समृद्धि के अन्य विषयों पर चर्चा करते। राजा जब भ्रमण पर होते तो सलाहकार साथ नहीं होते, कुछ खास मंत्री ही साथ रखते। वो प्रजा से ही सलाह करते और प्रजा के अनुसार राज्य के कार्यों को निपटाने की कोशिश करते। राजा का यह व्यवहार प्रजा को बहुत भाता था। सप्ताह के एक दिन में संपूर्ण राज्य का भ्रमण नहीं हो पाता था, तो राजा दूसरे सप्ताह दूसरी दिशा में जाते और पहले सप्ताह जिस दिशा में जाते थे वहां अपने विश्वास पात्र संतरी मंत्री को भेजते। लेकिन राजा का ध्यान हर वक्त राज्य की खुशहाली में लगा रहता। राज दरबार में कोई याचक आता तो राजा कभी खाली हाथ नहीं भेजता। पूरे राज्य में राजा की दयालुता और प्रजा स्नेह की चर्चा हरदम रहती थी। सब राजा की तारीफ करते, यहाँ तक कि अन्य राज्यों के कोई राजा का मित्र या फिर संबंधी आते तो राजा का व्यवहार उनके साथ भी सदैव मित्रवत और स्नेहपूर्ण रहता। यह बात भी राजा को महान बनाती थी। राज दरबार भी बहुत प्रसन्न था और ऐसा माहौल देखकर सभी वफादारी पूर्ण अपना अपना कर्तव्य निभाते थे। बस राजा एक ही बात सोचता था कि मैं एक प्रजा वत्सल दयालुता की मिसाल बनूं, कोई भी मेरे पर उंगली ना उठा सके। अब यह राजा का अभिमान था या स्वाभिमान अथवा प्रजा ही राजा की सबसे बड़ी पूंजी थी, यह तो या तो स्वयं राजा बता सकता था या फिर भगवान। एक रोज राजा के कान में एक खबर पहुंची कि दक्षिण के एक राज्य सुंदरवन के राजा सबसे दयालु राजा है। यह बात राजा को स्वरूप लेखा के भाई ने बताई तो राजा चिंतित हो गया। राजा को कुछ जलन भी हुई। पहले तो राजा ने सोचा कि यह खबर जनता और राज दरबार में ना पहुंचे। राजा को जलन इस बात की भी थी कि वो स्वयं इतना कुछ करता है जनता के लिए, शायद कोई और नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सुंदरवन का राजा दयालु कैसे है, इससे भी ज्यादा कोई और क्या कर सकता है। प्रजा और राज दरबार में यह खबर पहुंचे इससे पहले ही राजा सुंदरवन के राजा के बारे में जानना चाहता था। राजा युगराज ने अपने खास विश्वास पात्र मंत्रियों की बैठक ली और कहा कि मैं कुछ दिन के लिए देशाटन पर जा रहा हूँ। प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना। एक मंत्री ने पूछा, लेकिन महाराज आपके साथ कौन जा रहा है? कोई नहीं। मंत्री ने आश्चर्य जताया। क्या? राजा ने फिर कहा, हाँ, कोई नहीं। लेकिन महाराज आपका अकेले जाना हमें ठीक नहीं लगा। आप कहें तो सवारी सजा दूं? कुछ सैनिकों को तो जरूर साथ ले जाइए। नहीं मंत्रीवर, मैं अकेला ही जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? क्यों नहीं हो सकता, होगा, जरूर होगा। आप समझ नहीं रहे हो महाराज। आप नहीं समझ रहे हो मंत्रीवर, मैं अकेला किसी खास काम से जा रहा हूं। बस आप ये समझ लो कि मैं किसी योजना के तहत जा रहा हूं। पीछे के राज कार्य
महारानी के आदेशानुसार आपको ईमानदारी से करना है, समझ गए आप? जी महाराज। राजा रानी से मंत्रणा करने के बाद महल के गुप्त रास्ते से साधारण वेश में निकला। रानी भी प्रजावत्सल थी और राजा पर बहुत यकीन था, इसलिए साथ चलने की जिद नहीं की और राजकार्य संभालने की जिम्मेदारी ले ली। घने जंगल से होकर राजा सुंदरवन राज्य की सीमा में दाखिल हुआ। 5-7 दिन का सफर राजा ने पैदल ही तय किया था, इसलिए उसके वस्त्र भी मैले हो गए थे। अब राजा सच में एक साधारण गरीब व्यक्ति लगने लगा था। सुंदरवन राज्य के गांवों में राजा एक-एक दिन रुकता और लोगों से भिक्षा मांगकर भोजन करता। सुंदरवन के लोग भी दयालु थे, इसलिए युगराज बातों ही बातों में दान देने वाले राजा के बारे में लोगों से पूछ लेता। 4-5 दिन घूमने और लोगों से बातचीत करने पर राजा को पता चला कि सुंदरवन का राजा वीरभद्र सिंह प्रतिदिन राज दरबार में सोना बांटता है। महल में काम करने वालों को भी सोना देता है और यदि कोई याचक राज दरबार में जाता है तो राजा उसे भी सोना ही देता है। लेकिन हर रोज इतना सोना देता है तो क्या राजा का खजाना खाली नहीं होता? याचक को अनाज या वस्त्र भी दे सकता है, लेकिन सभी को सोना देता है तो इतना सोना राजा के पास आता कहां से? ये सोचकर युगराज सिंह परेशान हो जाता है। वह इस बात का पता लगाने के लिए राज दरबार में जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई पहचान न ले। बाहर तो लोग बिना पूछे भिक्षा दे देते हैं, लेकिन राजमहल में कोई याचक जाता है तो राजा उसका पता ठिकाना पूछता है। अब कैसे जाऊं? कुछ सोचना पड़ेगा। राजा मन ही मन सोच रहा था। युगराज को किसी भी तरह महल में जाना था और पता लगना था कि आखिर क्या राज है। वीरभद्र सिंह के पास इतना सोना है और वो इसे गरीबों में बांटता है, याचक को देता है। चलो मान लिया कि ये राजा मुझसे दयालु है, दानी है, अच्छा है। इस राज्य में भी कहीं कोई समस्या नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, राज्य में खुशहाली है और ये सब तब संभव है जब राज्य का राजा अच्छा हो। लेकिन बस बात यह है कि इतना सोना राजा के पास कहां से आया? मन में सोचता हुआ युगराज राजमहल के समीप पहुंच गया। रात हो रही थी। एक पेड़ का सहारा लेकर युगराज वहीं सो गया। सुबह के 4 बजे उसकी नींद खुली तो देखा कि एक व्यक्ति महल के पीछे से जंगल की तरफ जा रहा है। युगराज देखता रहा, लेकिन अचानक घने जंगल में कहीं खो गया। युगराज उस जंगल के बारे में अनजान था तो पीछा करने की नहीं सोची। उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस उसके मस्तिष्क में एक ही बात थी कि महल में कैसे जाऊं। तभी दिमाग में एक विचार आया। सुबह के समय प्रहरी को भी नींद आ रही होगी। चुपचाप जाकर महल के मुख्य द्वार के पास सो जाता हूँ ताकि सुबह कोई देखे और राजा के सामने ले जाए। राजा के सामने मैं भूलूंगा क्या? अब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आगे भी पहुँच जाऊंगा। माँ भवानी सब सही करेगी। राजा भवानी का नाम मन में लेकर मुख्य द्वार के पास जाकर सो गया। क्योंकि अब वस्त्रों से तो वास्तव में भिखारी ही लग रहा था, तथा राजा ने नाटक की सोची कि बीमार होने जैसा मुंह बना लिया। थोड़ी देर बाद मुख्य द्वार के प्रहरी की नजर पड़ी तो उसने देखा और अपने और साथियों को भी बुलाया। किसी गुप्तचर की आशंका है। हाँ, हो सकता है, सावधान रहो। तलवार निकाल लो सब। प्रहरी आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। पास गए तो निढाल पड़े एक भिक्षु को देखकर पहले तो हंसे। सोचा कि ये महल के इतने पास कैसे आया। आगे से तो कड़क पहरा रहता है, लगता है कि पीछे जंगल के रास्ते से आया है। हाँ, हो सकता है। राजा जी को बताना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, लेकिन अभी तो दरबार भी नहीं खुला है। तो क्या करे? कैद खाने में ले चलो। सभी प्रहरी आपस में मशविरा करके युगराज को जेल में डाल देते हैं। उधर युगराज को नींद नहीं आई हुई थी। वो मन ही मन खुश था कि महल में तो पहुंच गया, अब बस राजा के सामने पेश होना है। चूंकि युगराज कुशल राजा था तो इतनी योजना तो उसके मस्तिष्क में थी ही।
अब बस वो राजा के दरबार में पहुंचने का इंतजार कर रहा था। प्रातः काल के राजकार्य का दरबार लगा। राजा वीरभद्र सिंह रानी के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। आसपास मंत्री संतरी अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। सभ्य प्रजा और कुछ सवाली भी दरबार में मौजूद थे। दूसरी तरफ याचकों की कतार लगी थी। ईश वंदना से राज दरबार प्रारंभ हुआ। राजा देवी का बड़ा भक्त था, तो देवी को नमन करके अपने सिंहासन पर बैठे। मंत्रीवर कहो, आज दरबार में कोई खास बात है क्या? हाँ महाराज। तो फिर बताइए, ऐसी क्या खास बात है? महाराज, आज सुबह मुख्य द्वार के पास एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। प्रहरियों ने उसे जेल में रखा है। ओह, ये कैसे हुआ? पता लगाया आप लोगों ने उसका? महाराज, वो बेहोशी की हालत में है। हम उसके पद चिन्हों को देखकर गए तो वो पीछे जंगल से आया हुआ है। महाराज, मुझे तो वो कोई गुप्तचर लगता है। मंत्रीवर, हमारी 3 पीढ़ियों के राज में हमने किसी भी राज्य से कोई लड़ाई नहीं की है। फिर कोई गुप्तचर हमारे राज्य में क्या करने आएगा? लेकिन महाराज, कोई तो है जो आया है। वो होश में आएगा तो उससे पूछताछ करेंगे। और महाराज, आजकल कोई भरोसा नहीं किसी का। क्या पता अपने साथ कौन सी कयामत लेकर आया हो। सैनिक उस गुप्तचर को दरबार में महाराज के समक्ष पेश किया जाए। अब समय आ गया है राजा वीरभद्र सिंह से मिलने का। आज पता चल जाएगा कि उनके अपार धन का रहस्य क्या है। लेकिन क्या युगराज अपनी असली पहचान बता पाएगा? क्या राजा वीरभद्र सिंह उसे पहचान लेंगे? और आखिर उस रहस्यमयी जंगल में कौन सा राज छिपा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में।